कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ सीएजी को इस्टेब्लिश किया जाए। सीएजी के ऑफिस के होने की बातचीत किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 148 में की गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो होता है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हेड करता है। और ये जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है इसको क्रिएट किया गया था 1753 में, ब्रिटिश एरा में। 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको हेड करता है आज की डेट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। सरकार के पास में जितना भी पैसा आ रहा है, टैक्स वगैरह के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है, वो पैसा ठीक तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं कोई करप्शन तो नहीं है। जो अथॉरिटी उस पैसे को खर्च कर रही है वो अथॉरिटी एलिजिबल है क्या पैसे को खर्च करने के लिए, उसको चेक करना, उसको ऑडिट करना, उस पर निगरानी रखना, ये सारा काम किसका है? ये सारा काम है सीएजी का। इसलिए सीएजी इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। सेंट्रल लेवल पे और स्टेट के लेवल पे जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है उस फाइनेंशियल सिस्टम पे निगरानी रखने का काम, उसको चेक करने का काम, उसको ऑडिट करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? सीएजी का है। कैसे ऑडिट करता है, कैसे चेक करता है, वो सारी बातचीत अपन आगे करेंगे। सीएजी की ड्यूटी क्या है? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है, पार्लियामेंट के लॉज जो कहते हैं, उसको अपहोल्ड करना, ये ड्यूटी है सीएजी की। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सीएजी का ऑफिस होना चाहिए, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 148 में, सबसे पहली चीज़। दूसरा, सीएजी जो है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हेड करता है। ये जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है इसको क्रिएट किया गया था 1753 में। सीएजी इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह कहा, द सीएजी शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की नज़रों में सीएजी जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, बिकॉज पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, उस पर निगरानी रखना, उसको चेक करना, उसको ऑडिट करने की जिम्मेदारी दी गई है सीएजी को, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत रखने के लिए जो कुछ इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें से एक है सीएजी। जैसे सुप्रीम कोर्ट है जो लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करता है, जैसे इलेक्शन कमीशन है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करता है, यूपीएससी जो आदमी एलिजिबल है उसी का सिलेक्शन हो, वही हायर पोस्ट तक पहुंचे, करप्शन ना हो, यूपीएससी वो इंश्योर करता है। वैसे ही हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ठीक तरीके से ऑपरेट करे, उसमें कमियां ना हो, उसमें कोई करप्शन ना हो, ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है सीएजी। दो तीन चीज़ें याद रखनी है। सीएजी के ऑफिस की बातचीत कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल 148 में लिखी गई है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जिसको क्रिएट किया गया था 1753 में, उसको सीएजी हेड करता है एंड सीएजी इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। अब सवाल आता है कि सीएजी को अपॉइंट कैसे किया जाता है और इसका टर्म कितना होता है। सीएजी को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सीएजी जब अपने ऑफिस में एंटर करते हैं तो उससे पहले उनको एक ओथ दिलाई जाती है, और ओथ भी कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अब ओथ क्या है वो पूरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ओथ क्या है? टू वियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के प्रति ट्रू फेथ और एलिजेंस। दूसरा, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इलविल। अपनी एबिलिटीज, नॉलेज, जजमेंट के हिसाब से बिना डरे, बिना फियर के, बिना फेवर के अपनी ड्यूटीज को पूरी ईमानदारी के साथ फुलफिल करना। टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्लियामेंट के लॉज के थ्रू जो कहा गया है उसको अपहोल्ड करना। अपने को दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है? सीएजी को अपॉइंट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, और ओथ भी कौन दिला रहे हैं? प्रेसिडेंट ओथ दिला रहे हैं। सीएजी का टर्म क्या होता है? 6 साल या फिर अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। और विच एवर इज अर्लियर का मतलब क्या है? कई बार अपन ने डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा इंसान है जिसकी एज है 55 ईयर्स और उसको सीएजी अपॉइंट कर दिया गया, तो वो अगले 6 साल तक आराम से सीएजी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान को अपॉइंट कर दिया गया है जिसकी एज है मान लेते हैं 62 ईयर्स, तो अब वो सिर्फ 65 ईयर्स ऑफ एज तक सीएजी रह सकता है। यहाँ पे 6 साल वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज पहले क्या हो जाएगा, 65 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जाएगा। तो टर्म कितना है, 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। सीएजी अगर चाहें तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिजाइन भी कर सकते हैं। रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। सीएजी को रिमूव भी किया जा सकता है, और रिमूव कौन करता है, रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। सीएजी को रिमूव करने का तरीका और ग्राउंड्स सेम वही है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है उसके बारे में अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। 2 ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये सब कुछ अपन ने पढ़ा हुआ है। बहुत सिंपल, अभी तक अपन ने 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो सीएजी के ऑफिस की बातचीत की गई है आर्टिकल 148 में, ये तो याद रखना ही रखना है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जिसको क्रिएट किया गया था 1753 में, उसको सीएजी हेड करता है। सीएजी इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। सेंट्रल लेवल पे और स्टेट के लेवल पे जो भी फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है उसको कंट्रोल करने का काम, उस पर निगरानी रखने का काम किसका है, सीएजी का है। सीएजी को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओथ भी कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। रेजिग्नेशन लेटर अगर देना है सीएजी को तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। रिमूव अगर किया जाएगा तो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन ग्राउंड्स और तरीका सेम वही होगा जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है। टर्म कितना होता है, 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। बहुत सिंपल। अब सीएजी इतना इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, उसका इंडिपेंडेंस इंश्योर कैसे किया जाता है। भाई सरकार का कोई दबाव ना रहे, किसी का भी कोई दबाव ना रहे, और सीएजी इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर किया जाता है, एक तो सीएजी को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया। प्रेसिडेंट रिमूव कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया हुआ है कि कैसे रिमूव किया जाएगा, किन ग्राउंड्स पर रिमूव किया जाएगा, और वो अभी अपन पढ़ किया है। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सेम वही तरीका, सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और ये कोई बहुत सिंपल प्रोसीजर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज के टाइम पे अपन ने बातचीत की थी। तो पहला तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया। सीएजी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस ईदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस। सीएजी एक बार अपना टर्म अगर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर किसी और ऑफिस में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ही इज़ नॉट एलिजिबल। कल को किसी ऑफिस के लालच में सीएजी आज बैठ के कोई करप्शन करें, सरकार के हिसाब से कोई घपला कर दें, सरकार के लिए चीज़ों को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर दें, वो भी नहीं है। सीधे सीधे बोल दिया कि आप सीएजी हो, उसके बाद आपको फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं हो। सीएजी को जो सैलरी मिलती है, जो उनकी सर्विस कंडीशंस हैं, वो डिटरमाइन कौन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। और इनकी जो सैलरी है इट इज़ इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्विस कंडीशंस और सैलरी वगैरह किसके हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में, एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में। नाइदर द सैलरी नॉर हिज राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट कैन बी ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होने के बाद उनकी जो सैलरी है या उनके जो राइट्स हैं लीव के, पेंशन के या फिर रिटायरमेंट की एज के, उनको वेरी नहीं किया जा सकता सीएजी के डिसएडवांटेज के लिए। इसकी जो कंडीशंस ऑफ द सर्विस हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोग सर्व कर रहे हैं उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं और सीएजी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, उनको प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीएजी। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या रहेंगी, उनको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीएजी हिमसेल्फ। सीएजी के ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट से हर साल पूछने की ज़रूरत नहीं है, एनुअल वोट की ज़रूरत नहीं है। ये पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपके एक्सपेंसेस मिलेंगे ही मिलेंगे, आप पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। इंडिपेंडेंस इंश्योर कैसे किया जाता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, जब आप सीएजी के ऑफिस से निकल जाओगे तो आपका काम खत्म हो गया। सर्विस कंडीशंस और सैलरी पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है और सैलरी मिलती है सेम एज सुप्रीम कोर्ट का जज। इसकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको वेरी नहीं किया जा सकता टू हिज डिसएडवांटेज।
इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो लोग सर्व कर रहे हैं उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, ये डिटरमाइन प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीएजी। और सीएजी के ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब सीएजी के ड्यूटीज और पावर्स क्या हैं? आर्टिकल 148 तो कह रहा था कि सीएजी का ऑफिस होना चाहिए। आर्टिकल 149 में लिखा गया कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना के बता देगा कि सीएजी की पावर्स क्या होंगी, उसके ड्यूटीज क्या होंगे इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी। आर्टिकल 149 ने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया कि सीएजी की पावर्स क्या होंगी, उसके ड्यूटीज क्या होंगी, वो पार्लियामेंट बताएगा कानून बना के। और इसी आर्टिकल 149 के तहत जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को, उसको एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट लेकर आया सीएजीज ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। इस 1971 के एक्ट को 1976 में एक बार अमेंड किया गया था। क्या अमेंडमेंट किया गया था वो भी अपन पढ़ेंगे। बेसिकली सीएजी की जो पावर्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनके लिए आर्टिकल 149 में बड़ा सिंपली लिख दिया गया था कि पार्लियामेंट को पावर दे रहे हैं हम, पार्लियामेंट बता देगा कि सीएजी की ड्यूटीज क्या, पावर्स क्या हैं। और पार्लियामेंट ने फिर एक एक्ट लाया जिसको बोलते हैं सीएजीज ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। और इसके थ्रू सीएजी की ड्यूटीज और पावर्स के बारे में बात की गई है। क्या काम है, क्या ड्यूटीज हैं, क्या पावर्स हैं। सीएजी ऑडिट्स अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट and consolidated fund of each UT having a legislative assembly। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, हर एक स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, और ऐसी यूटीज जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके कंसोलिडेटेड फंड से जो भी खर्चा हो रहा है उसको ऑडिट करना, चेक करना कि पैसा जिस चीज़ के लिए दिया गया था उसी चीज़ के लिए यूज़ किया गया या नहीं किया गया, कहीं कोई करप्शन तो नहीं है, जो अथॉरिटी पैसे को खर्च कर रही है उसके पास में पावर है या नहीं है, जिस चीज़ के लिए पैसा दिया गया था उसी चीज़ के लिए खर्चा किया गया या नहीं किया गया, ये सारा ऑडिट करने का काम किसका है? सीएजी का है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। इसके अलावा सीएजी ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एज वेल एज कंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। सेंटर का कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है। हर एक स्टेट का अपना कंटिजेंसी फंड होता है, हर एक स्टेट का पब्लिक अकाउंट होता है। इन दोनों फंड से भी जो भी पैसा खर्च किया गया है उसको भी ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सीएजी की है। मतलब सरकार जिस भी पैसे को खर्च कर रही है इन दोनों तीनों फंड से, चाहे सेंट्रल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, उस पर निगरानी, उस पर ध्यान, ये चेक करना कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा, ये चेक करना कि जिस चीज़ के लिए पैसा दिया गया है उसी चीज़ के लिए खर्च किया जा रहा है, ये चेक करना कि जो अथॉरिटी खर्च कर रही है वो एलिजिबल है उसको खर्च करने के लिए, उसके पास में पावर है उसको खर्च करने के लिए। ये सारी जिम्मेदारी, ये सारा ऑडिट करने का काम किसका है? सीएजी का है। सीएजी ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स kept by any department of central government and state governments। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के पास में ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स या जो भी अदर सब्सिडरी अकाउंट्स हैं उन सब को ऑडिट करना, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से निगरानी रखना, ऑडिट करना, इसकी जिम्मेदारी सीएजी की। सीएजी ऑडिट्स रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यूज। कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट की गवर्नमेंट से फाइनेंस मिल रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तो उसके अकाउंट्स को ऑडिट करना, गवर्नमेंट कंपनीज के रिसीट्स को, एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट करना, अदर कॉर्पोरेशंस एंड बॉडीज जिनके बारे में कानून में लिखा हुआ है। लॉ कहता है कि यार ये जो फलानी कंपनी है, ये जो फलानी कॉरपोरेशन है, उसका ऑडिट सीएजी करेगा, तो सीएजी उसका भी ऑडिट करता है। जिनको पैसा मिल रहा है उनके अकाउंट्स को ऑडिट करना, गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट्स को ऑडिट करना, जिन कॉरपोरेशन, जिन बॉडीज़ के बारे में कानून के थ्रू कहा गया है उनको ऑडिट करना, ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज रिसीविंग ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेंट्रल ने या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी बॉडी को, किसी अथॉरिटी को कुछ ग्रांट दी, कुछ लोन दिया,
उसको भी ऑडिट करना, उसकी रिसीट्स को, उसके एक्सपेंडिचर को चेक करना, देखना कि पैसा सही खर्च हुआ है नहीं हुआ, करप्शन तो नहीं हुआ, वो भी काम किसका है, सीएजी का। अकाउंट्स ऑफ ऑल स्टोर्स एंड स्टॉक्स kept in all offices and departments of the central and state governments। सेंट्रल और स्टेट के जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो भी स्टोर्स हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी रखा हुआ है, उन सब को ऑडिट करना, उन सब को चेक करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, सीएजी की। बड़ा टीडियस काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और हर एक स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को चेक करना है। कंसोलिडेटेड फंड को तो करना ही है, कंटिजेंसी फंड को भी, पब्लिक अकाउंट को भी। फिर उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के पास में कोई बैलेंस शीट है, कोई सब्सिडरी अकाउंट है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उन सब को ऑडिट करना। सरकार किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी बॉडी को कोई पैसा दे रही है, फाइनेंस कर रही है, उसके अकाउंट्स को ऑडिट करना। गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट्स को ऑडिट करना। कॉरपोरेशन से बॉडीज हैं जिनके बारे में कानून में लिखा हुआ है कि सीएजी को इनको ऑडिट करना है, उनको ऑडिट करना। किसी भी बॉडी को अगर सरकार ने ग्रांट दिया, लोन दिया, तो उसको ऑडिट करना। और सेंट्रल के, स्टेट के जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अगर कोई भी स्टोर है, कोई भी स्टॉक है, तो उनके अकाउंट्स को भी ऑडिट करना। CAG ऑडिट्स अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर रिक्वेस्ट करें, बोलें कि यार हमारी जो फलानी लोकल बॉडी है, इसके अकाउंट्स को और ऑडिट कर लो, इन पे और निगरानी रखो, इनको और चेक करो, इनके ऊपर और रिपोर्ट प्रिपेयर करो, तो CAG वो भी करता है। CAG एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स शैल बी केप्ट। और ये कहा गया है आर्टिकल 150 में। ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं और बताते हैं कि सेंटर और स्टेट्स के जो अकाउंट्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, किस फॉर्म में मैनेज किया जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी एडवाइस कौन देता है, CAG देता है। CAG जो अपनी रिपोर्ट है, वो सेंटर से रिलेटेड जो रिपोर्ट है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, सेंटर से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है, सेंटर के अकाउंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है, उसको CAG देते हैं प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है उस रिपोर्ट को रखते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 151 में। और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं, उनके अकाउंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं, उनको CAG देते हैं गवर्नर को। और फिर गवर्नर जो है उनको रखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। और ये भी आर्टिकल 151 में ही कहा गया है। CAG ascertains and certifies the net proceeds of any tax or duty and his certification is final। ये कहा गया आर्टिकल 279 में। बेसिकली टैक्स कलेक्ट किया गया। नेट प्रोसीड का मतलब क्या है, आपने टैक्स कलेक्ट किया, उस टैक्स को कलेक्ट करने में कुछ खर्चा भी आया होगा, तो जो नेट बचा, मान लेते हैं कि आपने 1000 रुपये कलेक्शन किया, लेकिन कलेक्शन में मान लेते हैं 100 रुपये खर्च हो गए, तो नेट जो आपके पास में आया वो आया 900 रुपये। तो ये सर्टिफाई करना कि यार इतना टैक्स कलेक्ट हुआ था, उस टैक्स को कलेक्ट करने में इतना खर्चा हो गया है, जो नेट सरकार के पास में बचा है वो इतना है। ये सारा काम किसका है, ये सारा काम है CAG का। आर्टिकल 279 ने ये जिम्मेदारी दी है। और जितना नेट प्रोसीड्स CAG बता देगा, उतना फाइनल मान लिया जाएगा, उसका सर्टिफिकेशन फाइनल है। ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ऑडिट करने अकाउंट्स वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सेंटर और स्टेट्स किस फॉर्म में अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम किसका, CAG का। आर्टिकल 150 ने ये कहा। CAG सेंटर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं उनको सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनको रखते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने। आर्टिकल 151 ये कह रहा है। स्टेट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है उसको CAG देता है गवर्नर को, और गवर्नर उसको रखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। ये भी आर्टिकल 151 में कहा गया है। कलेक्शन जो भी टैक्सेस का हुआ, उसकी नेट प्रोसीड्स कितनी हैं, वो भी डिटरमाइन कौन करेगा, CAG करेगा। और ये कहा गया आर्टिकल 279 में। और CAG ने जो डिटरमाइन किया है उसका सर्टिफिकेशन इज फाइनल, वो लास्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट, CAG एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। हमने जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में पढ़ा था तब भी कहा था ये, और ये याद रखना, पूछ लिया जाता है, MCQs में खूब पूछा जाता है। CAG जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर की तरह से एक्ट करता है। स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स हैं उनको कंपाइल करने का और उनको मेंटेन करने का काम भी किसका है, CAG का है। और जब शुरू किया गया था ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में बातचीत,
तो 1976 में एक अमेंडमेंट की बात की गई थी। अमेंडमेंट क्या किया गया था? CAG was relieved of his responsibility of compilation and maintenance of accounts of central government। 1976 से पहले तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अकाउंट्स को कंपाइल करना और मेंटेन करने का काम किसका था? CAG का था। लेकिन अब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को कंपाइल करना और उनको मेंटेन करने का काम CAG का है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कंपाइल करने का काम और मेंटेन करने का काम जो है वो CAG का नहीं रहा है, बिकॉज अब उसके लिए अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए, उनको कंपाइल करने के लिए अलग से डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया गया, डिपार्टमेंट बना दिए गए। और ये CAG की ड्यूटीज हैं, पावर्स हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, शुरू से हमने जो बात की है। देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो किस आर्टिकल में बात की गई कि CAG का ऑफिस होना चाहिए? आर्टिकल 148 में। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट कब स्टैब्लिश किया गया? 1753 में। इसको हेड कौन करता है? CAG हेड करता है। CAG इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ये दो चीजें। फिर उसके बाद CAG को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। रिजाइन अगर करना है तो किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे। रिमूव अगर किया जाएगा तो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, लेकिन सेम वही तरीका, सेम वही ग्राउंड्स जैसे एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है। टर्म कितना होता है? 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। नो फर्दर अपॉइंटमेंट, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। इसकी सर्विस कंडीशंस और इसकी सैलरी कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। सैलरी कितनी मिलती है? जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है। सर्विस कंडीशंस को वेरी नहीं किया जा सकता टू हिज डिसएडवांटेज। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो भी लोग सर्व कर रहे हैं उनकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी? वो डिटरमाइन तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं इन कंसल्टेशन विद द CAG। CAG के ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, मतलब पार्लियामेंट से हर साल पूछने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 149 में कहा गया कि पार्लियामेंट कानून बना के बताएगा कि CAG के ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है, और पार्लियामेंट लेकर आया CAG's ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। और फिर बहुत सारी ड्यूटीज हैं। बेसिकली जितना भी पैसा सरकार से आ रहा है, जा रहा है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो, उन सब के अकाउंट्स को ऑडिट करना, कंपनीज हो, कॉर्पोरेशंस हो, कंसोलिडेटेड फंड हो, कंटिजेंसी फंड हो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया हो, वो सब कुछ ऑडिट करना। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स को किस फॉर्म में मेंटेन करेंगे उसके रिगार्डिंग एडवाइस भी प्रेसिडेंट को कौन देता है? CAG देता है। किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 150 में। CAG सेंटर से रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसको देता है प्रेसिडेंट को। कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 151 में। स्टेट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसको देता है गवर्नर को। कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 151 में कहा गया है। नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स कितनी है उसको उसको सर्टिफाई करने का काम किसका है? CAG का है। कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 279 में। और जो उसने सर्टिफिकेशन दिया है वो सर्टिफिकेशन फाइनल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गाइड है, फ्रेंड है, फिलोसफर है CAG। स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको कंपाइल करने का, उनको मेंटेन करने का काम किसका है? CAG का है। 1976 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कंपाइल करने का, मेंटेन करने का काम भी CAG करता था, लेकिन अब उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है और CAG जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करता, उनको कंपाइल नहीं करता आज की डेट में। और इसके साथ CAG की आज की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।